वेलकम टू माय चैनल शीतल एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम हाल ही में संपन्न 17वां G20 शिखर सम्मेलन पर चर्चा करेंगे। 17वां G20 शिखर सम्मेलन 15 और 16 नवंबर 2022 को इंडोनेशिया की अध्यक्षता में बाली के नुसा दुआ में संपन्न हुआ, जिसका विषय रखा गया था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, चूंकि इस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया, तो वहां के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने अगले वर्ष 2023 का जो G20 शिखर सम्मेलन है वो उसकी अध्यक्षता भारत करेगा और यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित होगा 9 और 10 सितंबर 2023 को। तो उसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति जोको विडोडो ने हमारे प्रधानमंत्री को सौंपा और भारत 1 वर्ष की अवधि के लिए इसकी अध्यक्षता करेगा और उसके नेक्स्ट वर्ष अर्थात 2024 में इसकी अध्यक्षता ब्राजील करेगा और 2021 में जो इसकी अध्यक्षता इटली ने की थी और इसका जो सम्मेलन हुआ था वो रोम में हुआ था। तो यहाँ पे एक शब्द है ट्रोइका। ये ट्रोइका एक जो पिछले वर्ष जिसने किया अर्थात जिसने 2021 में सम्मेलन किया और इस वर्ष जिसने किया और 2022 में जिसने किया, यानी 2021, 2022 और 2023 में जो करेगा, इन तीनों देशों को मिलाकर ये ट्रोइका की रचना की। इस तीनों देशों को मिलाकर हुआ कि इटली से इंडोनेशिया को दिया गया और इंडोनेशिया ने फिर यह अध्यक्षता का कार्यभार है जो भारत को सौंपा, तो इसलिए इसको ट्रोइका नाम रखा गया। नेक्स्ट है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि इसके सदस्य देश कौन सा है। देखिए ये सवाल है कि निम्नलिखित में से किस एक समूह के चारों देश G20 के सदस्य हैं। ये आपको IAS 2020 में पूछा है। इसका आंसर ये वाला है, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका और तुर्की। देखिए ये आपका यहाँ पे पिक है जिसमें आपको दिख रहा है कलरफुल जितने जो G20 के देश हैं। G20 का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है जिसमें G20 के देश में है 19 देश शामिल है और यूरोपीय संघ है। भारत के अलावा इसमें है अमेरिका का मतलब है संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ब्राजील, कनाडा, चीन, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, इटली, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, जापान, मैक्सिको, रूस और सऊदी अरब। तुर्की भी इसमें शामिल है। यानी इसमें अमेरिका का देश, बड़ा सा देश में कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, जो भी बड़े बड़े देश है ना वो है शामिल है। और ये स्पेन है, इसका एक आमंत्रित देश है जो स्थायी रूप से हर साल इसको आमंत्रित किया जाता है। यद्यपि वो उसका सदस्य उस तरह से नहीं है लेकिन वो आमंत्रित सदस्य है। इसमें है, हमने ये बताया है कि जो भारत है G20 की जब अध्यक्षता करेगा तो वो किसको अपना गेस्ट के रूप में आमंत्रित करे। उसमें उसके पड़ोसी देश हैं जैसे बांग्लादेश, मिस्र, मॉरिशस है, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात। ये सबको वो गेस्ट के रूप में बुला रहा है। ये यहाँ पे है, ये फिगर शो कर रहा है कि जो G20 है, G20 का मतलब ग्रुप ऑफ 20, तो ये इनका पूरा वर्ल्ड के पॉपुलेशन में, जनसंख्या में इनका 65% का योगदान है और इनके व्यापार में 79% का है, इकोनॉमी में 84% है और कार्बन इमिशन में 79% है। और नेक्स्ट स्लाइड में इस पे हमने चर्चा किया है कि ये इस बार जो सम्मेलन हुआ 2022 में हुआ उसमें क्या क्या किन किन चीजों पे बात की गई और उसके क्या परिणाम निकला। इसमें एक तो है जो भी हाल में जो फरवरी 2022 में रूस ने यूक्रेन पे हमला किया, उसके द्वीपों पे अधिग्रहण किया,
तो उस पे चर्चा किया, सारे जितने भी G20 के सदस्य हैं सारे लोगों ने उसकी कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि रूस को भी बिना किसी शर्त के ये अपना वापस लेना चाहिए युद्ध को। और इसके अलावा वैश्विक अर्थव्यवस्था पर फोकस किया गया, क्योंकि ये अभी हाल के कोविड-19 के दौरान हाँ, इकोनॉमी इंडिया की भी इकोनॉमी घटी है और वर्ल्ड विश्व की भी घटी है। यहाँ पे देखिए फिगर में हमने दिखाया है कि ये कैसे 2019 की जो इकोनॉमी है ये कितना ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। देखिए ये ये 7% है, 19 से 20 में इकोनॉमी आपकी 7% है और 20 से 21 में ये इकोनॉमी -9% हो गया। तो ये 7% इकोनॉमी अभी हालांकि अभी फिर से 2022 में इकोनॉमी बूम कर रही है भारत के केस में। तो लेकिन ये जो तो इस तो और क्या हुआ है, और जो सदस्य देशों ने खाद्य सुरक्षा पे चर्चा किया, और उसमें अभी जो हाल में ब्लैक सी ग्रेन पहल, इसको अंग्रेजी में कहेंगे ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव, तो इस पे भी चर्चा किया गया। अब इसको देखते हैं कि इस मतलब ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ये है क्या। तो ये रूस, यूक्रेन, तुर्की और संयुक्त राष्ट्र, ये चार चार ये संयुक्त राष्ट्र तो हमारी संस्था है। रूस और यूक्रेन ये दोनों जो आपस में झगड़ रहे हैं, तुर्की की अध्यक्षता और संयुक्त राष्ट्र के सहभागी से चारों जगह मिलकर ये वाला ग्रीन इनिशिएटिव सिग्नेचर किया गया है। कब किया गया? 22 जुलाई 2022 को इस्तांबुल में सिग्नेचर हुआ। क्यों? अब सवाल है कि इसकी जरूरत पड़ी क्यों? इसलिए पड़ी क्योंकि ये रूस और यूक्रेन युद्ध के पश्चात यूक्रेन से जिन चीजों का निर्यात किया जाता था, जिसमें कि गेहूं, मक्का और सूरजमुखी का तेल प्रमुख है, उसका रेट वैश्विक स्तर पे हर जगह बढ़ा है। इनफैक्ट भारत में भी अगर सोया ऑयल का तेल बढ़ा है, मतलब कि जो रेट आपका 90 रुपया होता था, जो 190, 290 इस तरह, मतलब 250 के आसपास रेट पहुंच गया, तो उसका वजह ये था। तो इस रेट को कम करने के लिए, जो वैश्विक लेवल पे संकट आया उसको कम से निपटने के लिए ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव लिया गया। और ये 2024 फरवरी को वो हुआ था, हमला किया था रूस ने उस पे। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन पे भी बात की गई कि जो पेरिस 2015 का पेरिस क्लाइमेट है उसके लक्ष्य, उसके साथ हम खड़े हैं, उसको लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हम सारे लोग प्रयास करेंगे। इसके अलावा डिजिटल परिवर्तन पे बात की गई कि जो जितने भी जो सतत विकास लक्ष्य उस तक पहुंचने के लिए ये डिजिटल के माध्यम से हम चीजों को बहुत आसानी से फैला सकते हैं। और यानी कि डिजिटल कौशल कौशल और डिजिटल साक्षरता पे को कैसे हम ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएं, इस पे बात की गई। इसके अलावा स्वास्थ्य को लेकर सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज को कैसे प्राप्त किया जाए, इसके बारे में बात की गई। और जो वैश्विक लेवल पे महामारी, विश्व कोष द्वारा वैश्विक लेवल पे महामारी की रोकथाम के लिए क्या क्या तैयारी होनी चाहिए, ये सारे लोगों ने कोविड से सीखा कि कोविड इतनी बड़ी आपदा इसलिए हो गई क्योंकि ये एक तो पूरा विश्व इस तरह का लिए तैयार नहीं था, विश्व बैंक जैसी संस्था। तो इसके लिए फ्यूचर में अगर भविष्य में ऐसी कोई आपदा आती है तो उसके लिए हमारी तैयारी पहले से होनी चाहिए। तो इसके लिए वित्तीय मध्यस्थता कोष की स्थापना का स्वागत किया गया, ये जो कि वर्ल्ड बैंक कर रहा है। इसके अलावा है कि WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन की अग्रणी और समन्वय भूमिका तथा अन्य संगठनों के साथ वैश्विक स्वास्थ्य शासन को मजबूत करने में प्रतिबद्धता जाहिर की गई। और इसके अलावा अभी ये है कि G20 के सदस्य देशों के समक्ष वर्तमान में क्या चुनौतियां हैं। तो वर्तमान की चुनौतियां हैं यूक्रेन पर रूस के आक्रमण का प्रभाव क्या हुआ कि भू राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो गई। इसका ये मतलब है कि कोई भी जो शक्तिशाली देश है अपने पड़ोस के छोटे देशों पे, छोटे मुल्कों पे
आक्रमण पर कर उस जो पहले जो 1600 ईस्वी के आसपास जो हुआ करता था कि अंग्रेज आए, डच आए और कैसे कैसे उन लोगों ने उपनिवेश अपने स्थापित किए। तो इस तरह की भू राजनीतिक स्थिरता पैदा हो गई। इसके अलावा वैश्विक मुद्रास्फीति को भी बढ़ा दिया दिया अ, और इसके अलावा है कि अब रूस है जो पश्चिम के देश द्वारा जो प्रतिबंध लगाया जा रहा है उसको वो मान नहीं रहा है। इससे हुआ कि हमारे जो संस्था जो बनाए गए थे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बनाए गए थे कि फ्यूचर में ना तो कोई इस तरह के दूसरे देशों पे हमला करेगा, ना किसी के जगह जमीन पे कोई अधिग्रहण करेगा। लेकिन अब तो अगर इन संस्थाओं की का बैन लगाने का रूस पे कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है, तो इन संस्थाओं की अहमियत पे सवाल उठ रहा है कि इसकी फिर क्या प्रासंगिकता है। तो ये सब हो रहा है। इसके अलावा है कि ये मुद्रास्फीति बढ़ा है, रूस के आक्रमण से मुद्रास्फीति बहुत उच्च हुआ है। उससे जो पश्चिमी देश हैं उनकी क्रय शक्ति क्षमता, अब ये पश्चिमी देशों में भी जो यूरोप के जो गरीब देश हैं जैसे रोमानिया है, यूरोप में रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, ये सब गरीब देशों में आते हैं। उसमें जो गिनती के देश हैं फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, ये सब तो डेवलप हैं, मतलब विकसित हैं। लेकिन जो बाकी के जो छोटे छोटे देश हैं वो सब विकासशील में ही आते हैं और कई कई तो पुअर में भी आ जाते हैं। तो उनकी क्रय शक्ति क्षमता घटी है। और क्या हुआ है कि मुद्रास्फीति के बढ़ने से जो हर जगह का जो केंद्रीय बैंक है उसने अपने ब्याज दर बढ़ाया और जिसके कारण आर्थिक गतिविधियों में भी कमी आई है। और प्रमुख अर्थव्यवस्था इसके अलावा है कि यूएस और यूके जैसे अगर ये आर्थिक गतिविधि में कमी आई है तो ये सबका प्रभाव है जो छोटे देशों के लिए, गरीब देशों के लिए है। जो बड़ी इकोनॉमी है जैसे यूएस यूके की इकोनॉमी है, ये तो फिर भी अगर मंदी आता है तो उसका वो मार झेल लेंगे। लेकिन अगर छोटे देश जैसे यूरो के क्षेत्र हैं वहां पे जो आर्थिक गतिविधियां हैं जो ठप होने की संभावना है। इसके अलावा प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में भी मंदी आई है और चीन में भी तीव्र मंदी इसका देखा गया है। और बढ़ते भू राजनीतिक मतभेद, अब अमेरिका और चीन में भी तनाव है। ये ऐसा माना जा रहा है कि ये जैसे शीत युद्ध के टाइम पे हुआ था कि पूरा विश्व लगभग ऐसा लग रहा है कि दो ध्रुव में बट गया है। तो वो अभी भी दिख रहा है कि अमेरिका और चीन दो बड़ी अर्थव्यवस्था जो एक दूसरे से टकराने के कगार पे है। थैंक यू थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अब हम थोड़ा सा इस इसके G20 देश के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें ये है कि 26 सितंबर 1999 को ये पहले G7 देश हैं, जैसे जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक जैसे हमारे यहाँ आरबी है, फेडरल रिजर्व है यूएसए में, उस तरह के। तो वित्त मंत्रियों की बैठक के पश्चात G20 के गठन का निर्णय लिया गया और 15 से 16 दिसंबर 1999 को G20 की पहली बैठक का उद्घाटन वो जर्मनी की राजधानी बर्लिन में संपन्न हुई थी। और कनाडा के वित्त मंत्री थे पॉल मार्टिन, जिनको कि G20 का पहला अध्यक्ष बनाया गया, तथा जर्मनी के वित्त मंत्री हंस इचेल को ने इसकी मेजबानी की थी। तो उसको उस जो सम्मेलन होता उसको होस्ट किया था। और 1999 के दशक के अंत में जो वित्तीय संकट आया था उसके पृष्ठभूमि में ऐसा सोचा गया कि पूर्व एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया को इस संकट से कैसे उबारा जाए। तो इसके लिए कोई एक मंच होना चाहिए जहाँ पे लोग मिल बैठ के आपस में बात करें, तो इसके लिए। और 2008 से इसकी वार्षिक बैठक की शुरुआत हुई और इसका मकसद ही यही था कि मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता में सुरक्षित करना। और इसकी तो अभी हमने चर्चा की कि इसकी
G20 देशों में दुनिया की 60% आबादी रहती है, जीडीपी का 80% योगदान है और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग माय लेक्चर। यदि आपको मेरा लेक्चर पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय लेक्चर। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।